तो क्या एलेक्स पेरेरा को यूएफसी का गोट कंसिडर किया जा सकता है? और एलेक्स पेरेरा की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होने चाहिए? यहाँ पे डैनियल कॉर्मियर का ऐसा कहना है कि अगर एलेक्स पेरेरा अपनी नेक्स्ट फाइट में जॉन जोन्स को हरा देता है तो वो डेफिनेटली जॉन जोन्स से वो गोट स्टेटस ले सकता है और यूएफसी का गोट बन सकता है। अब एलेक्स पेरेरा की अचीवमेंट्स देखने जाए तो वो बहुत लंबी लिस्ट है अचीवमेंट्स की। 2 स्पोर्ट्स के अंदर वो मल्टीपल डिवीजन चैंपियंस रह चुका है। यूएफसी में भी 2 डिविजन्स के अंदर बेल्ट यहाँ पर उसने कैप्चर कर ली है और अगर वो हेवीवेट में जाके जॉन जोन्स को भी हरा देता है तब ये गोट वाली कन्वर्सेशंस डेफिनेटली स्टार्ट हो सकती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जॉन जोन्स के कंपैरेटिवली एलेक्स पेरेरा का रिज्यूमे स्टैंड करेगा अगर इनकी फाइट होती है, और अगर एलेक्स पेरेरा जीतता है तो क्या उसको फाइनली एमएमए का गोट या कॉम्बैट स्पोर्ट्स का गोट कंसिडर किया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैटायस गैमरॉट की एक फाइट नाइट इवेंट यहाँ पर होने वाला है इस संडे को। तो उस इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स, उसकी एनालिसिस, मेरे हिसाब से कौन सा फाइटर जीत सकता है, नहीं जीत सकता, किसके क्या क्या चांसेस हैं, सारी चीजें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या एलेक्स पेरेरा सच में यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है यूएफसी के अंदर। तो पर्सनली आप सबको मेरा ओपिनियन गोट्स के ऊपर पता है कि ये बहुत सब्जेक्टिव लगता है मुझे, किस बंदे को कौन सा फाइटर पसंद है, ये सब्जेक्टिव होता है। अब अचीवमेंट वाइज भी आप देख सकते हो वो भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है। अब किसी के अचीवमेंट किसी के कंपैरेटिवली कम लगेंगे, क्वांटिटेटिवली किसी के सिर्फ 2 टाइटल डिफेंसेस हैं, 3 4 5 टाइटल डिफेंसेस, और किसी के 12 13 टाइटल डिफेंसेस भी हैं। तो बहुत अलग अलग चीजें होती है। कुछ फाइटर्स होते हैं वो बहुत सारी फाइट्स यूएफसी में करते हैं तब उनको टाइटल शॉट मिलता है, और कुछ फाइटर्स होते हैं जो यंग एज में ही यूएफसी में आते हैं और क्लाइम कर जाते हैं डिवीजन को और वो चैंपियन बन जाते हैं, तो उनके पास सब्सिक्वेंटली ज्यादा टाइटल डिफेंसेस होते हैं। बट स्टिल मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि किसी के ज्यादा है किसी के कम है, तो कम वाला ज्यादा अच्छा है या ज्यादा वाला ज्यादा अच्छा है। मैं आपको पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर स्टैट्स और रिकॉर्ड्स को देख के हम पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सब्जेक्टिवली डिपेंड करती है और सर्कमस्टेंस के हिसाब से भी देखा जा सकता है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आप देख सकते हो, लोग यहाँ पे जब गोट स्टेटस की बात करते हैं तो हबीब का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है कि हबीब की सिर्फ 3 टाइटल डिफेंसेस हैं, जॉन जोन्स के पास यहाँ पे 12 13 टाइटल डिफेंसेस हैं, इतनी सारी टाइटल फाइट्स की विक्ट्रीज है उनके पास। तो कंपैरेटिवली फिर हबीब का तो चांस ही नहीं बनता है यहाँ पर गोट स्टेटस में जाने का, जॉन जोन्स का यहाँ पे चांस बनता है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जॉन जोन्स का फैन नहीं हूँ, आप सबको पता है मैं कितना बड़ा जॉन जोन्स का फैन हूँ, बट स्टिल मैं ये चीज कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। हबीब के यहाँ पर टाइटल डिफेंसेस कम होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनको काफी लेट टाइटल शॉट मिला। लाइट वेट डिवीजन बहुत ज्यादा क्लटर्ड था, उसमें बहुत सारे फाइट्स उन्होंने करी तब जाके उनको टाइटल शॉट मिला। और कंपैरेटिवली जॉन जोन्स ने एक बहुत यंग एज में ही टाइटल जीत लिया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत मैग्निफिसेंट अचीवमेंट है, और उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखा पूरे एक डिकेड से भी ज्यादा, वो लाइट हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन बन के रहा। तो टाइटल डिफेंसेस उसके पास बहुत सारे एक्यूमुलेट हो गए। तो ये सारे पर्सपेक्टिव आपको समझने पड़ेंगे। तो एलेक्स पेरेरा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एलेक्स पेरेरा की अचीवमेंट्स भी बहुत सारी हैं, टाइटल डिफेंसेस भी बहुत सारे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो वो लंबे टाइम से कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर फाइट कर रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है जो एलेक्स पेरेरा को सारे चैंपियन से अलग करती है यूएफसी के, वो ये है कि वो 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर 2 डिवीजन का चैंपियन बन चुका है। आप सबको नहीं पता है कि एलेक्स पेरेरा पहले किक बॉक्सर था, और किक बॉक्सिंग के अंदर ग्लोरी किक बॉक्सिंग, जो कि किक बॉक्सिंग की सबसे टफेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट किक बॉक्सर्स वहां फाइट करते हैं, वहां पर एलेक्स पेरेरा ने 2 डिवीजन के अंदर बेल्ट जीत रखी थी, वहां पे 2 वेट डिवीजन में बेल्ट जीती। और वहां आप सबको पता है भाइयों कि किसी भी और स्पोर्ट्स से, स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स से एमएमए के अंदर ट्रांजिशन करना बहुत ज्यादा टफ होता है। अब ये किक बॉक्सर्स तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे किक बॉक्सर्स ने पहले भी ट्राई करा था किक बॉक्सिंग से यूएफसी में आने का, सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एलेक्स पेरेरा, इजराइल एडेसानिया के अलावा कोई बहुत बड़ा ऐसा किक बॉक्सर नहीं देखने को हमको मिला, और एलेक्स पेरेरा ने तो खैर सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। किक बॉक्सिंग से यहाँ पर एमएमए के अंदर आए, उसको पूरी तरीके से ट्रांजिशन करा। बहुत सारा क्वेश्चनिंग यहाँ पर ये होता था कि कोई रेसलर को फेस नहीं करा, कोई रेसलिंग अपोनेंट फेस नहीं करा, तो उन सबको भी हराया। स्ट्राइकिंग वाले अपोनेंट्स को तो डोमिनेट करके हराया। जितने स्ट्राइकर्स निकल के आए यहाँ पर उनके साथ स्ट्राइकिंग करने गए, सबकी नॉकआउट यहाँ पर निकाले। शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर दिया, जमाल हिल स्ट्राइकिंग करने गया, उसको नॉकआउट कर दिया। तो अपनी स्ट्राइकिंग प्रोवेस भी दिखाई और अपनी अडेप्टेबिलिटी भी दिखाई। और यूएफसी के अंदर भाई एक डिवीजन में चैंपियन बनना तो मुश्किल ही होता है। मिडिल वेट डिवीजन में इजराइल एडेसानिया को हराना, उस टाइम पे इजराइल एडेसानिया को हराया, और फिर लाइट हैवीवेट डिवीजन में आगे लाइट हैवीवेट डिवीजन की भी बेल्ट जीती, और लाइट हैवीवेट डिवीजन को ग्लैमर डिवीजन माना जाता है यूएफसी का, और उसके अंदर मल्टीपल टाइटल डिफेंसेस भी कर लिए। यिरी प्रोहास्का को इतनी बुरी तरीके से नॉकआउट करा 2 बार, और अभी हमने रिसेंटली देखा कि एलेक्स पेरेरा ने यहाँ पर मागोमेड एंकलैव को राउंड 1 में नॉकआउट कर दिया। और अब यहाँ पर बात, तो डेफिनेटली
तो भाइयों मेरे हिसाब से शॉर्ट एंड सिंपल मेरा ओपिनियन आप जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एलेक्स पेरेरा अभी ही गोट बन चुका है। मागोमेड एंक्लेव को उसने हराने के बाद ऑलरेडी वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में आ चुका है। चाहे वो जॉन जोन्स से फाइट करे, जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो एलेक्स पेरेरा अभी ही गोट बन चुका है, उसकी इतनी अचीवमेंट्स है। मुझे पता है, मैंने खुद यहाँ पे स्पोर्ट्स देखा है, इन सारे स्पोर्ट्स में स्पेशली किक बॉक्सिंग वगैरह में कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है और उसमें जाके यहाँ पर इतनी सारी बेल्ट्स जीतना, फिर यूएफसी में जाना। हमको पता है हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इसमें से हमारे पास ज़्यादा यूएफसी फाइटर्स नहीं है, लेकिन यूएफसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतनी ज़्यादा, जिसमें पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन आता है, उसमें जाके 2 बेल्ट्स जीत जाना, किक बॉक्सिंग इतनी सारी करने के बाद, मेरे लिए तो डेफिनिटली एलेक्स पेरेरा वन ऑफ द गोट्स है ऑलरेडी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है इस हफ्ते यूएफसी फाइट नाइट में, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैटायस गैमरॉट की। तो सबसे पहले आप सबको इस इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स बता देता हूं। तो ये इवेंट यहाँ पर आप सबको इंडिया के अंदर 12 अक्टूबर रात के यहाँ पर 4:30 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको मेन इवेंट की फाइट देखनी है तो मेन इवेंट का वॉकआउट मुझे ऐसा लगता है कि आप 6:30-7 बजे से देखना स्टार्ट कर दोगे सुबह के 12 अक्टूबर संडे को। तो उस टाइम से यहाँ पर मेन इवेंट के यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पे यहाँ पे सेफ साइड रहने के लिए देखना स्टार्ट कर देना। बाकी भाइयों इस फाइट की बाकी सारी डेट एंड टाइमिंग्स, इसको कैसे देखना है, कहां पे देखना है और इसमें मेरी क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है इस इवेंट की, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप सबको लास्ट मोमेंट में यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे फाइट के टाइम पे कि इसको कहां से देखे, कहां पे देखे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सारी अपडेट्स आप सबको मिल जाएंगी, तो जरूर से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर इस फाइट की थोड़ी एनालिसिस के बारे में कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैटायस गैमरॉट की फाइट यहाँ पे सेटअप कैसे हो गई। तो आप सबको नहीं पता है, चार्ल्स ओलिवेरा ने तो अभी रिसेंटली एक नॉकआउट लिया था, उसको मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो एटलीस्ट 6 से 7 महीने का तो ब्रेक लेना चाहिए था, बट वो वापस जून में फाइट करके यहाँ पर वापस आ गया है फाइट करने, क्योंकि एक यूएफसी रियो कार्ड है। यूएफसी ब्राजील में एक इवेंट तो करवाती है, हालांकि अब पेपर व्यू नहीं करवाती, अब यहाँ पर फाइट नाइट इवेंट कर दिया, क्योंकि ब्राजील का क्राउड होता है उसको बहुत नटोरियस क्राउड माना जाता है। वो फाइट खत्म होने से पहले ही उठ के चला जाता है, इवन दो उनका फाइटर फाइट कर रहा हो, जो कि काफी डिसरिस्पेक्टिंग होता है। तो यूएफसी ने फाइनली वहां से पेपर व्यू हटा दिया है ब्राजील से, अब वहां पे एक फाइट नाइट कार्ड डाला है और ब्राजील के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाइटर चाहिए था उनको, और चार्ल्स ओलिवेरा को डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे पैसे ऑफर करे होंगे, तब उसने ये फाइट ली है, जो कि मेरे हिसाब से स्टिल मुझे लगता है रिकमेंडेड नहीं है। काफी तगड़ा नॉकआउट हुआ था, उसके बाद अच्छा खासा रेस्ट लेना चाहिए था। बस यहाँ पर ये एक चीज अच्छी हुई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कह सकते हो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए, वो ये है कि रफाएल फिजीव के अगेंस्ट उनकी फाइट होने वाली थी, जो कि एक बहुत तगड़ा स्ट्राइकर माना जाता है, बहुत पावरफुल स्ट्राइकर था, लेकिन उसको इंजरी हो गई तो उसने पुल आउट करा और 3 वीक्स के नोटिस में यहाँ पर मैटायस गैमरॉट के अगेंस्ट फाइट हो गई है। अब चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैटायस गैमरॉट एक बहुत ज्यादा टिपिकल मैचअप है ब्राजीलियन जिu-जित्सु वर्सेस रेसलर का। हमारे यहाँ पर कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर आप सबको पता है एक बहुत लंबी डिबेट चलती है, लाइफ लॉन्ग डिबेट आप समझ सकते हो, ब्राजीलियन जिu-जित्सु वर्सेस रेसलिंग कौन सी ज्यादा बेटर है। और ये फाइट चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैटायस गैमरॉट इस क्वेश्चन को आंसर करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा हम सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट है, ब्राजीलियन जिu-जित्सु इसका बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ये ग्राउंड पे लेके गया आपको तो आप समझ लो आपका यहाँ पे किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सबमिशन लग जाएगा। और आप सबको पता है यहाँ पर मैटायस गैमरॉट एक बहुत अच्छा रेसलर है, फाइटर्स इसको अपनी ट्रेनिंग कैंप में बुलाते हैं जब उनका यहाँ पर किसी दागिस्तानी फाइटर के साथ फाइट होता है, जैसे डस्टिन पोरियर ने इस्लाम महाचेव से प्रिपेयर करने के लिए मैटायस गैमरॉट को लेके आए थे उनकी रेसलिंग को काउंटर करने के लिए। इनफैक्ट हबीब ने खुद यहाँ पे मैटायस गैमरॉट की रेसलिंग को काफी ज्यादा प्रेज करा और उनका ऐसा कहना है कि मैटायस गैमरॉट की रेसलिंग को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फाइट्स में भी आप देख सकते हो बहुत तगड़ी रेसलिंग करता है ये। तो ये चीज यहाँ पर मैटायस गैमरॉट को बेनिफिट डालती है, लेकिन क्या मैटायस गैमरॉट यहाँ पे ग्राउंड पे जाने के लिए रेडी है चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट, क्योंकि वो खतरा बहुत ही कम फाइटर्स ने लिया है, ग्राउंड पे कुछ बहुत ही कम फाइटर्स गए हैं, और मुझे लगता है सिर्फ इस्लाम महाचेव भी यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ग्राउंड पे गए और कंफर्टेबली उनको फिनिश करा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों फाइटर्स की आप सबको मैंने स्ट्रेंथ्स बता दिया। अब वीकनेसेस की बात करें तो ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा एक नॉकआउट के साथ आ रहा है, उसकी चिन कितनी ज्यादा अडेप्टेबल रहेगी, कितनी ज्यादा उसने रिकवरी करी है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहेगी। यूजुअली अगर ये फाइट नॉर्मल कंडीशंस में हो रही थी तो मैं काफी ज्यादा यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा से कॉन्फिडेंट रहता, बट क्योंकि वो नॉकआउट के बाद आते हैं फाइटर्स, और इतने ब्रूटल नॉकआउट के बाद फाइटर सेम नहीं होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत डिप करती है। तो ये चीज देखने वाली होगी, स्पेशली चार्ल्स ओलिवेरा का कभी ऐसे क्लियर कट नॉकआउट और लाइट्स आउट नॉकआउट नहीं हुआ था, तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। और रही बात यहाँ पे मैटायस गैमरॉट की, तो मैटायस गैमरॉट रेसलर अच्छा है, 5 राउंड की भी रेसलिंग कर सकता है, बट ये चीज हमको भूलनी नहीं चाहिए कि ये फाइट एक शॉर्ट नोटिस फाइट है। मैटायस गैमरॉट ने शॉर्ट नोटिस फाइट लिया, और शॉर्ट नोटिस में मेन इवेंट फाइट जो कि एक 5 राउंड की फाइट होगी, उसमें 5 राउंड कंटिन्यूअस रेसलिंग कर पाना बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम में फँस सकता है यहाँ पे मैटाइस गैमरॉट। मैटाइस गैमरॉट की पहले की भी मैंने शॉर्ट नोटिस फाइट्स देखी हैं, वो शॉर्ट नोटिस फाइट्स में टायर्ड हो जाता है और जो कि लाज़मी है यहाँ पर कोई भी फाइटर हो पाएगा क्योंकि आपकी कंडीशनिंग उस तरीके की नहीं रहती है और इतनी जल्दी 3 हफ्ते के अंदर वो कंडीशनिंग 5 राउंड की मेंटेन कर पाना और उसको बिल्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैटाइस गैमरॉट यहाँ पे वीकर साइड पे डेफिनिटली रहेगा। तो ये सारी मेरी एनालिसिस थी, रीडिंग्स थे जो कि मैंने आप सबको बता दिए। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। इस फाइट से रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सबको अपडेट कर दूँगा, उसको ज़रूर से जॉइन कर लीजिएगा। बाकी भाइयों आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।